दोस्तों नमस्कार, मैं केपी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज़ चैनल पीपल पे। जिस तरह ये कहा जाता है कि न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए कि न्याय हो रहा है, उसी तरह से ये भी कहा जा सकता है कि चुनाव न केवल निष्पक्ष होना चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए कि चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं। लेकिन जो वर्तमान में जो चुनाव हो रहे हैं, क्या वो दिख रहे हैं कि वो निष्पक्ष हो रहे हैं? चुनाव आयोग भले ही जो है कितने भी दावे करे कि नहीं वो बहुत साफ सुथरे चुनाव करा रहा है, कहीं कोई उसमें हेरा फेरी नहीं, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये विश्वास करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है कि चुनाव आयोग अपने दायित्व का पालन नहीं कर पा रहा है और जो सत्ता पक्ष है वो चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता को प्रभावित कर रही है और खिलवाड़ कर रही चुनावी व्यवस्था के साथ में। और चुनाव आयोग असहाय है, बल्कि उनके अनुचर की भरे सत्ता पक्ष के अनुचर की भांति कार्य कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा खतरनाक संकेत है, बहुत खतरनाक संकेत है लोकतंत्र के प्रति अनास्था को पैदा करने वाला। और लोकतंत्र के प्रति जब अनास्था पैदा होती है तो फिर एक ऐसी स्थिति को निमंत्रण देती है जिससे एक जन विद्रोह खड़ा हो जाए, जिससे जो है पूरी व्यवस्था को तहस नहस करने वाली एक अराजकता की एक अराजक चुनौती सामने आ जाए, ऐसी स्थिति पैदा कर देती है। इसलिए इस पर जो आम नागरिक हैं, जो पूरा समाज है, वो उस पर गौर करने की ज़रूरत है। वो जैसा हो रहा चलने दो, इससे काम चलने वाला नहीं है। अब चुनाव आयोग अगर जो चुनाव आयोग जो कहता अगर उसको सच मान लें कि नहीं कोई ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं, तो फिर ये जो दावा किया गया कि जो कुछ जगह पे जहाँ चुनाव हुए वहाँ पे कुछ मतदान केंद्रों में कुछ बूथों पर ये देखा गया कि दिन भर ईवीएम मशीन में वोट पड़े, और जब आखिर में ईवीएम मशीन बंद की गई तो उसकी बैटरी लगभग फुल थी, 99% फुल थी, केवल 1% बैटरी खर्च हुई थी। अब ऐसा कैसे संभव है कि दिन भर ईवीएम काम करे और उसमें केवल 1% बैटरी खर्च हो? और इसका कोई माकूल जवाब अभी तक चुनाव आयोग नहीं दे पाया है। इसी तरीके से महाराष्ट्र के मतदान केंद्र, महाराष्ट्र में जो मतदान के आंकड़े जारी किए चुनाव आयोग ने, उसने भी तमाम सारे सवाल खड़े कर दिए। अब चुनाव आयोग ने पहले बताया जैसी वोटिंग खत्म हुई कि 55% वोटिंग हुई, और फिर जब सुबह तक जब वो आंकड़े पता चला कि अपडेट किए गए तो पता चला कि 68% वोटिंग हुई। अब 13% जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं भाई एस कुरैशी, वो तक कह रहे हैं कि 13% का अंतर आ जाना प्रारंभिक मतदान के अनुमान के अनुसार और फिर अंतिम जो मतदान के आंकड़े तैयार किए जाए उनमें 13% का अंतर होना, ये तो बहुत असामान्य है, ये सामान्य घटना नहीं। बिना कहे उन्होंने कहा कि ये निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कोई तो गड़बड़ी जरूर है। दूसरी ओर वो जो प्रख्यात जो एक समाज सेविका हैं तीस्ता सीतलवाड़, उनका कहना है कि हम चुनाव आयोग से ये कह रहे हैं कि आप हर चीज़ में तो पूरा आंकड़ा लिखते हैं और इसमें आप जो मतदान का जो ब्यौरा बताने में जो है मतदान की स्थिति बताने में वो आप पता चला प्रतिशतबाजी करने लगते, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? आपको तो ये चाहिए कि हर बूथ के हर मतदान केंद्र के आंकड़े तैयार होते हैं और वो आपके पास में तत्काल आते हैं चुनाव आयोग के पास में। जैसे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में पहुँचे और जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग को भेजा तो चुनाव आयोग को उपलब्ध रहते। तो आप ये बताइए नहीं कि बूथवार कितने लोगों ने वहाँ कितने वोट वहाँ थे और कितने वोट डाले, और उसके बाद में फिर उनका जो टोटल है मतलब वो हमें बताइए। तो उसमें कोई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहेगी और हम एक साधारण आदमी भी कैलकुलेट कर लेगा कि ये चुनाव आयोग आंकड़े जो जारी कर रहा है वो सही है या उसमें कहीं कोई बड़ी हुई गड़बड़ी है। लेकिन आप इसमें तैयार नहीं हो रहे, मांग भी की जा रही। तो तीस्ता सीतलवाड़ कई शोधकर्ताओं के साथ में मिलके, जो बड़े स्थापित लोग हैं उनके साथ में मिलके ये जो हाल के जो चुनाव हुए हैं उनके चुनाव के बारे में पूरी
अनुसंधान करने में लगी हुई है, वो पूरी जानकारियाँ जुटाने में लगी हुई है, एक सटीक निष्कर्ष पर पहुँचने में जुटी लगी हुई है। इससे चुनाव आयोग को तीस्ता शीतल बाढ़ की कोशिशों से पसीना छूट रहा है। और क्या है कि अन्य तमाम सारे तथ्य उपलब्ध हैं जिनसे लगता है कि जिनसे चुनावी प्रक्रिया की पूरी जो विश्वसनीयता है वो और ज़्यादा उसके प्रति संदेह गाढ़ा हो जाता है। अब पता चला कि ये भी सामने आया है कि जितने वोट पड़े उससे ज़्यादा वोटों की गिनती होगी। ये कैसे हो गया? जितने वोट पड़े हैं उतने ही वोटों की गिनती होनी चाहिए। कुछ जगहों पर ऐसे भी सामने आया कि जहाँ पर मतदाता सूची में जितने वोट दर्ज हैं उससे ज़्यादा वोट जो है वहाँ पे पड़ गए। तो उससे ज़्यादा वोट कैसे पड़ गए जितने दर्ज हैं? इन सारे सवालों का, इन परेशान करने वाले सवालों का ये चुनाव आयोग के पास में कोई जवाब नहीं है। चुनाव आयोग सिर्फ इसमें खींच निकालता है, बाकी तो एक लंबी फहरिस्त है चुनाव आयोग की सरकार सत्ता पक्ष के एकदम अनुचर बन जाने के कार्य की। चाहे वो चुनावी आचार संहिता का मामला हो, चाहे वो पता चला कि सत्ता पक्ष कई जगह धन वितरण भी कर लेता, उसमें भी उसको भी न रोक पाने में उसकी असमर्थता हो। कई मतदाता सूची तैयार करते समय की जो गड़बड़ियाँ हैं कि पता चला कि उसमें से जो ये देखा बूथवार जब अध्ययन किया गया तो पाया गया कि जो विरोधी पार्टियों को वोट देने वाले वोट है वो तो वोट कटेगा जा रहा था, और जो भारतीय जनता पार्टी को के जो समर्थक लोग माने जाते हैं वो उस बूथ में की मतदाता सूची में वो दर्ज हो गए। जितने कटे उतने ही वो दर्ज हो गए। तो आपने इस तरीके से उस बूथ में अपने जीतने की स्थिति पैदा कर ली। तो ये भी एक बात है। महाराष्ट्र में तो और ज़्यादा गजब हो गया कि महाराष्ट्र में तो एक मतदान केंद्र पर ये स्थिति हुई कि वहाँ के लोग चुनाव परिणाम जब घोषित हुए तो सड़कों पे आ गए। उनमें से कई लोगों ने बताया कि हमने अमुक पार्टी को वोट दिया था, और जो जब मतगणना हुई है तो उसमें आ रहा कि एक उस पार्टी को एक भी वोट नहीं मिला। तो हमारे वोट कहाँ चले गए? हमारा वोट तो उसमें होना चाहिए था, बहुमत में ना वोट हमने इसको वोट दिया हमारे मतदान केंद्र पर, लेकिन हमारी संख्या तो दिखाई देनी पड़ती है और इतनी बड़ी संख्या में लोग आ गए। और चुनाव आयोग ने इसका भी कोई जवाब नहीं दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी गड़बड़ियों को कोई संज्ञान में लेने की जरूरत नहीं समझी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में तो कुछ जो है प्राइवेट लोग गए थे याचिका लेके कि ईवीएम से चुनाव पारदर्शी तरीके से नहीं हो पा रहे, इसलिए रद्द करके और फिर बैलेट के जरिए चुनाव कराया जाए, जैसा कि अमेरिका में होने लगा, जैसा कि और तमाम सारे जो विकसित राष्ट्र हैं उनमें होने लगा है। उनमें भी पहले ईवीएम से वोटिंग होने लगी थी, जापान में भी होने लगी थी, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि नहीं ईवीएम को हैक किया जा सकता है, तो उन्होंने ईवीएम को हटा के और फिर अब बैलेट पेपर से ही मतदान कराना शुरू कर दिया। और यहाँ कई लोग दावा कर रहे हैं और उनको अपने दावों को सिद्ध करने का मौका नहीं दिया जा रहा। वो कह रहे हैं कि ईवीएम को भी हम हैक करके दिखा सकते हैं और मेरे सामने चुनाव आयोग बैठ जाए। तो चुनाव आयोग ने पूरी पुख्ता तरीके से उनकी बात को अनसुनी कर दिया। चुनाव आयोग साहस नहीं कर सका कि हाँ वो कहता कि चलिए ठीक है आप दीजिए डेमो कि कैसे हैक होगा, हम देखते हैं। तो उनको मौका ही नहीं दिया चुनाव आयोग ने। तो अगर गड़बड़ी नहीं है तो चुनाव आयोग ऐसा कैसे कर रहा है? तो ये जो एक स्थितियाँ पैदा हो रही हैं अब, जब इतने सारे तथ्य जमा हो रहे और इसके अलावा पार्टियों के अलावा और तमाम जो अन्य तरीके के जो विद्वान हैं वो भी इस काम में जुटे हुए हैं। जैसे महमूद प्राचार्य जो सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े वकील हैं, उन्होंने कहा कि हमने वीडियो फुटेज मांगे हैं जिन मतदान केंद्रों पर 13% अंतिम मतगणना के अंतिम संख्या जारी करने तक ये बताया जा रहा है कि इन बूथों पे 13% तक, इन मतदान केंद्रों पे 13% तक मतदान का प्रतिशत बढ़ गया। तो हमने उनके वीडियो फुटेज मांगे और वीडियो फुटेज चुनाव आयोग को उपलब्ध कराने पड़ेंगे। हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी गए। तो ये जाहिर हो जाएगा कि जिस समय पर आप बता रहे कि अंतिम क्षणों में बहुत ज़्यादा वोटिंग हुई उसमें, तो वीडियो फुटेज बताएगा कि उतनी बड़ी संख्या में लोग लाइन में लगे थे कि लगे थे। पता चला कि वहाँ तो 5 बजे पर सन्नाटा था उस बूथ पे, और आप दिखा रहे कि 5 बजे के बाद में तो बहुत लंबी लाइन लगी। तो आपका एक झूठ सामने आ जाएगा। तो
महमूद प्राचा कह रहे हैं कि ये चुनाव आयोग चाहे इतनी टाल मटोल करे, चाहे जितना ना नुकर करे, लेकिन चुनाव आयोग को ये जानकारियाँ उपलब्ध कराएंगे। हम जन सूचना अधिकार अधिनियम और तमाम तरह के जो हमारे इस तरीके के अधिकार हमको दिए गए हैं वैधानिक रूप से, उन सब का इस्तेमाल कर देंगे। और हमने 150 महाराष्ट्र में विधानसभा क्षेत्र चिन्हित किए हैं, कम से कम 150, बल्कि संख्या और ज़्यादा हो सकती है, जहाँ इस तरह की गड़बड़ियाँ हुई हैं। और इसलिए 6 महीने के अंदर अंदर महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव, ये जो अभी जो चुनाव कराया गया वो खारिज हो जाएगा। तो अब जब इतने सारे तथ्य सामने आ गए, इतने सारे विद्वान अपने तरीके से कह रहे और चुनाव आयोग के से जवाब देते नहीं बन रहा है, तो कांग्रेस में भी थोड़ा सा अब उत्साह का संचार हुआ। कांग्रेस में जो CWC की हाल की बैठक हुई, उन्होंने कहा कि हम EVM के जरिए चुनाव में जो गड़बड़ियाँ की जा रही उनके खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी एक अभियान चलाएंगे। तो अब वो अगर राष्ट्रव्यापी एक अभियान चलेगा तो न सुप्रीम कोर्ट बचाव कर पाएगा सरकार की इन गलतियों का, और न सरकार बहुत आसानी के साथ में और विपक्ष के इस आंदोलन को अनदेखा कर पाएगी। कुछ ना कुछ तो इसका निष्कर्ष निकलेगा, और क्योंकि हो सकता है कि विपक्ष के साथ कहीं यह ना हो कि आम जनता भी सड़कों पे आ जाए। अब आम लोगों को भी लगा, CNDS ने जो सर्वे किया वो सर्वे बताता है कि EVM के जरिए जो चुनाव हो रहे वो सही है, इसमें यकीन करने वाले केवल 22% लोग। और ये भी सर्वे तब हुआ था जब झारखंड में और महाराष्ट्र में चुनाव नहीं हुए थे। अब झारखंड और महाराष्ट्र के में विधानसभा चुनाव हो चुके, तो लगता है कि इनसे भी ये 22% से भी कम संख्या चलेगी। तो इसका मतलब तो ये CNDS के सर्वे को अगर सही माना जाए तो इसका मतलब तो ये हुआ कि देश की अधिकांश जनता ये मानने लगी कि EVM से चुनाव में गड़बड़ियाँ बनेंगी। तो अब जनता जो है वो उसको भरमाना बहुत मुश्किल है, जनता को शांत करना बहुत मुश्किल है। जनता के गुस्से का जो बांध है वो उससे टूट सकता है अगर इसके बावजूद भी सरकार अधर्मिता पर उतारू रहती कि नहीं, हम तो EVM से चुनाव कराएंगे और इसी तरीके से चुनाव कराएंगे। हमारे जो मानना पड़ेगा, जैसे पाकिस्तान में होता है, जैसे बांग्लादेश में होता है, उस स्टाइल का हम चुनाव कराएंगे। और जनता को, हमारे पास पुलिस है और सेना है, और हम जनता को जो है जनता इसलिए मुंह नहीं खोल पाएगी, वो चाहे मन में भले ही कुछ समझती रहे, लेकिन ऐसा जनता की शक्ति को, जनता की सामर्थ्य को इस ढंग से चुनौती देकर और ये जो मगरूरपन है ये दिखाना, ये सत्ता पक्ष के लिए एक बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। और सत्ता पक्ष की मतलब कि मैं उसको क्या कहूँ, बुद्धि को, चेतना को, उनकी अकल मारी गई। उनको ये नहीं है कि उनके कामों में कई खूबियाँ हैं और उन खूबियों को पसंद करने वाले लोगों की बड़ी संख्या है। तो अगर साफ सुथरे ढंग से चुनाव कराएं तो इस लोकतंत्र को समृद्ध बनाने में, लोकतंत्र को और ज़्यादा विश्वसनीय बनाने में, भारतीय लोकतंत्र को उसकी गुणवत्ता बढ़ाने में तो उनके योगदान की प्रशंसा आगे चल के इतिहास करेगा ही करेगा। और अगर साफ सुथरे तरीके से चुनाव कराते तो वो ज़्यादा बड़े बहुमत से जीत सकेगी। पता नहीं क्यों ये वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी को इस बात पर विश्वास नहीं है कि कामों के आधार पर कोई चुनाव जीता जा सकता है, नीति और नैतिकता पर कोई पार्टी चल के कोई चुनाव जीत सकती है, चुनावी सफलता प्राप्त कर सकती है। पता नहीं ये दुष्टता उनके अंदर कहाँ से घर कर गई है कि नहीं, जब तक ये गड़बड़ियाँ नहीं की जाएंगी तब तक चुनाव जीतना असंभव रहेगा। और ये दुष्टता इनके अंदर इसके बावजूद है कि उनके पास में, मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि कामों की पर्याप्त फहरिस्त है जिनके आधार पर वो चुनाव जीत सकते। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करने में वर्तमान सत्ता पक्ष ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने विदेश नीति के मामले में बहुत अच्छा काम किया, जैसे भारत की धाक को पूरी दुनिया मानने लगी है। और उन्होंने काफ़ी हद तक एक सिस्टम को जिसमें बिना गड़बड़ी के लोगों को विकास का और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके, इस मामले में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आतंकवाद को पस्त करने के मामले में सरकार के खाते में बहुत अच्छे अंक हैं, और सरकार के खाते में जाली नोट जैसी अर्थव्यवस्था को खोखला करने वाले जो कदम हैं
उन कदमों को निर्मूल कर देने के मामले में भी सर उसके खाते में मेरिट वाले हैं, और फिर भी उसके अंदर इतनी आत्मविश्वास की कमी है कि वो साफ सुथरे ढंग से चुनाव अपने बेहतरीन कामों के जरिए लोगों के बीच में जाए, अपनी ईमानदारी के जरिए लोगों के बीच में जाए और सफलता प्राप्त करे। तो अब ये जो उस एक विरोधाभास है कि एक तरफ तो उसके कामों की अच्छी फहरिस्त भी है, दूसरी बात वो अपने विरोधियों का सफाया करने में किसी भी सीमा तक सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए तैयार रहती, और साथ ही चुनाव प्रक्रिया को अपवित्र करने में वो कोई कसर बाकी नहीं रह रही। तो ये स्याह और सफ़ेद दोनों को अपने साथ क्यों समाये हुए है, उसको सद्बुद्धि आएगी कि नहीं आएगी, या इतिहास में वो जो है अब वो बहुत ही बदनाम होकर बहुत ही बदनाम पार्टी के रूप में अपने को दर्ज कराना चाहती है वो, और दर्ज करा के रहेगी, इस पर आमादा है, यही वो काम करेगी। ये एक देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो समाप्त करने के पहले मैं फिर एक बार अपने दर्शकों से वही गुजारिश कर लेना चाहूँगा कि उनको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो, तो जैसा कि वो हमेशा करते हैं, वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहले तो लाइक करें और फिर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। खुद तो ऐसा करें ही, अपने परिवार के लोगों को, अपने मित्रों को और अपने संबंधियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। दूसरी ओर जो नए दर्शक हैं, जिन्होंने आज पहली बार हमारे वीडियो को देखा है, हमारे चैनल को देखा है, और उन्हें हमारा वीडियो बहुत पसंद आया है, और ये चाहते हैं कि हमारा हर वीडियो उनको देखने का मौका उन्हें मिले, तो उनसे हमारी गुजारिश है कि वो हमारे वीडियो को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करने के लिए, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने के लिए प्रेरित करें। और साथ अंत में ये है कि जो इस आज की वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करने की मेहरबानी करें। आपकी राय पढ़कर हमें एक और अच्छा वीडियो तैयार करने के लिए पर्याप्त खुराक मिलती है, तो आप ये मेहरबानी भी जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।